नमस्कार, मैं नीलम मिश्रा, शिक्षा संकाय आगरा कॉलेज आगरा परिवार की ओर से आप सभी विशिष्ट अतिथियों एवं विभागाध्यक्ष महोदया सहित सभी सम्मानित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि ये कोरोना काल ऐसी त्रासदी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, फिर भी हमारे भारतवर्ष में मृत्यु दर बहुत कम है। हमारे यहाँ रेजिस्टेंस पावर प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अधिक है और लोग औषधियों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं। जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं वो लोगों को ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर प्रदान कर रही हैं और वो खुद को कोरोना से छुटकारा पाने में सहायक हो रही हैं। अब हमारे सारे लोग पुरानी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी सहयोगी प्रीति माहेश्वरी मैम आमंत्रित करती हूँ। शिक्षा संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमक सिसोदिया मैम को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। जो आज का प्रोग्राम है, ऑलरेडी हम इसको कल काफी अच्छे शिक्षाविदों के विचारों से अवगत हो चुके हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छा अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्ष पर बताया। जैसे कि सामाजिक जो उस पर प्रभाव पड़ा है, समाज पर पड़ा है, हेल्थ पर पड़ा है, इसके अलावा जो हमारी अर्थव्यवस्था इससे कोविड-19 से प्रभावित हुई है। लेकिन कोविड-19 जो फैला है वो इतनी अचानक से फैला कि उसके लिए हम पहले से कोई तैयारी नहीं कर सके और उससे जनता को बचाने के लिए एक ही सॉल्यूशन लगा जो प्रधानमंत्री ने शायद सही समय पर सही रूप से लागू किया, वो था लॉकडाउन। और जो प्रभाव हमारी शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य या हमारे जीवन शैली पर पड़ा है, वो मुझे लगता है कोविड-19 का ना होकर के लॉकडाउन का ज्यादा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एकदम से व्यक्ति वहीं की वहीं ठहर गया, कुछ प्लानिंग नहीं थी, स्तब्ध सा रह गया, वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि मुझे आगे करना क्या है या मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ा और वो भी मानसिक स्वास्थ्य पर। व्यक्ति के अंदर इतना डर बैठ गया, इससे इतनी चिंताएं, अनिश्चितता उसके दिमाग में आ गई कि आगे क्या होगा, ये कितनी भयंकर बीमारी है, या हम इससे बच पाएंगे, या हमारे देश में ये कितनी फैलेगी, किसको है किसको नहीं है, हम इससे कितना बचाव कर सकते हैं। ये सारी चीजें, इतना स्ट्रेस व्यक्ति के दिमाग पर आ गया कि वो अपनी दैनिक जीवनचर्या में बहुत ज्यादा व्यथित हो गया और उसकी सारी जीवन शैली बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई। जीवन शैली परिवर्तित होने से व्यक्ति बहुत नकारात्मक विचारों में आने लगा, क्योंकि जो उसकी नॉर्मल डेली रूटीन था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों पर पड़ा, क्योंकि एक तरीका जो बताया गया सोशल डिस्टेंसिंग में समाज में एक भेदभाव सा क्रिएट कर दिया, एक डिस्क्रिमिनेशन सा आ गया कि हम बुजुर्गों को दूर रखें, बुजुर्गों को अलग रखें। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता या सबसे ज्यादा सहयोग की आवश्यकता बुजुर्गों को ही है। इसके लिए जो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दिस इज द मोमेंट टू स्टेप अप फॉर द वल्नरेबल्स, यानी इस समय वो सबसे ज्यादा वीक है और उन्हें हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। वो धन्यवाद रमा मैम, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। आगे हम अपने वक्तागण के रूप में जो हमारे वहाँ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला जी, प्राचार्य एमडी कॉलेज प्रतापगढ़ से, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आज का जो विषय है कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव विषय पर केंद्रित यह वेबिनार, जहां एक तरफ हमें कोरोना महामारी के प्रति सचेत होने पर ध्यान आकृष्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के महान शिक्षाविदों के विचारों को सुनने का अवसर भी दे रहा है। देश के सामाजिक आर्थिक स्वरूप पर कोविड-19 का दूरगामी प्रभाव। इस समय दुनिया के लोग एक ऐसी महामारी से जिंदा बचे रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे लड़ने के लिए उनके पास कोई दमदार और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध नहीं। क्या विकसित देशों या विकासशील देशों अथवा गरीब देशों, इस महामारी के आगे विवश
मजबूर और हताश दिख रहे हैं। कोविड-19 से पैदा आर्थिक संकट पिछले आर्थिक संकटों से काफी भिन्न है। इसमें अर्थव्यवस्था चलाने वाले मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्यमी, उद्योगपति, प्रबंधक, सरकारी अधिकारी, ट्रांसपोर्टर, अधिकांश लोग घरों में बंद हैं। परिणामस्वरूप विश्व के जीडीपी का 2020 में 3% गिरने का अनुमान लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार विश्व व्यापार में 13% से 32% तक गिरावट की आशंका की गई। तो यह जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, यह इस महामारी के बीच जो लॉकडाउन किया गया, जिसमें सारी गतिविधियां बंद हो गई उस समय के लिए और वह बंद अभी चल रहे हैं, उसका यह परिणाम जो आगे दूरगामी हमें मिलने की स्थिति दिखा रहा है। इस वैश्विक परिस्थिति में बौद्धिक वर्ग इस चुनौती से पार पाने के लिए आपस में जुड़ने का एक सफल रास्ता अपनाया, जिसे वेबिनार का नाम दिया। इसमें घर में बैठकर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का आनंद ले रहे हैं। जिन विद्वानों को सामान्य स्थिति में बुलाना एक असंभव प्रयास होता, वह इस कोरोना काल में सरलतम होता जा रहा है। जुड़ने के लोग काफी संख्या में जुड़ जा रहे हैं, पर सबके विचारों का कम समय में प्रस्तुतीकरण असंभव था, लेकिन विद्वानों के विचारों को सुनने का अवसर मिल जाता। इसका शिक्षण विधि पर दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित। शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस वेबिनार में कल से ही विद्वानों के विचार आ रहे हैं। एक तरफ हमें अपने जीवन शैली की बात की जा रही है, वहीं जो सत्रांत में परीक्षा की आशा लगाए बैठा है, उसकी आशा में निराशा का संकेत दिखाई दे। कारण परीक्षा के रूप परिवर्तन तथा कक्षा उत्तीर्ण करने की नई नई विधाओं की घोषणा से उसका मन व्यथित और उपेक्षित हो। विद्यार्थी में भी कई वर्ग, उसके अनुसार परीक्षा प्रणाली के परिवर्तन का संपूर्ण शैक्षिक समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना दृष्टिगत है। देश की समाज को यदि हम सामान्य रूप से वर्ग भेद करें तो दो वर्ग सामने आते हैं, एक ग्रामीण समाज और दूसरा नगरीय समाज। ये दोनों समाज एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसकी गतिविधियां पूर्णतः ठप हो सकती हैं। इस महामारी के प्रभाव से लॉकडाउन में जब महानगर में रहने वाला प्रवासी ग्रामीण समाज पलायन प्रारंभ किया, उस समय महानगर की सीमाओं पर जो दृश्य दिखाई दे रहा था वह बड़ा भयानक। हर तरह का कष्ट सहकर वे अपने गांव को जाना चाहते और तमाम अवरोधों को पार करते हुए गए, भले ही कुछ ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। इस पलायन का प्रभाव यह पड़ा कि गांव में एक नया वर्ग अपने को उस परिस्थिति में समायोजित करने का प्रयास प्रारंभ, और दूसरी तरफ महानगरों में वे सभी औद्योगिक इकाइयां जो उन कर्मकारों पर आश्रित थी, आज उनके अभाव में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए नए तकनीक की खोज में लग गई। इस विषम परिस्थिति का भावी विकास प्रतिरूप पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ना निश्चित। इस तरह देखा जाए तो यह कोविड-19 जो एक महामारी के रूप में चीन के वुहान शहर से निकलकर विश्व के शक्तिशाली, विकसित और विकासशील देशों को मौत का तांडव फैला रहा है, यह भी स्पष्ट कर दिया कि जीवन जीने के लिए आधुनिक भोग विलास के संसाधन, हवाई जहाज, ट्रेन, बस आज सदैव हमारे सहयोगी साबित नहीं होते। कॉलेज के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के आयोजक
अतिथि वक्ता और श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम अभिवादन। कोविड-19 इतनी बड़ी ताकत के रूप में उभरा कि सारे सेमिनार वेबिनार में बदल गए, प्रत्यक्ष संवाद बंद हो गए और हम सभी मोबाइल, लैपटॉप के स्क्रीन पर टंग गए। हमारे जीवन और समाज में एक बड़े रूपांतरण का उद्घोष हुआ। चारों ओर भय, व्याकुलता, घबराहट ने हमारे सामाजिक जीवन के मूल चरित्र में तोड़फोड़ की है। ज्ञान और नवाचार को सक्षम हथियार के रूप में विकसित करना अब हमारी मजबूरी है, चुनाव नहीं है। अब तो शिक्षा में भी क्लासरूम की अवधारणा वर्चुअल ही होती जाएगी। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के जो 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का विकास, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कारण अब कक्षा शिक्षण के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षा की बात प्रभावी हो रही है। मुझसे पूर्व वक्ता से जो प्रश्न पूछे गए उसमें भी बार बार ये बात आई, क्या हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार हैं? कैसे संभव होगा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, व्यापक साझेदारी और सामूहिकता, वैचारिक सहिष्णुता के मूल्यों का विकास। हमें ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा रामबाण नहीं है, कक्षा शिक्षण का विकल्प नहीं है। यह केवल कुछ समय के लिए कक्षा शिक्षण के सहायक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अक्सर लोगों के प्रश्न इस पर हैं। हमारा भी पूरा स्टाफ पूछता है, क्या कल से हमें सबको ऑनलाइन पढ़ाना होगा? ऑनलाइन तो एक पद्धति है, पहले हम ऑनलाइन पढ़ाने की सामग्री तो तैयार कर लें। अभी तो हमारे टीचर्स के पास कक्षा में जब प्रत्यक्ष शिक्षण होता है उसकी ही सामग्री का अभाव है। हम धीरे धीरे इस बात को समझते जा रहे हैं कि केवल विद्यार्थी को ज्ञान ही हासिल नहीं करना है, ज्ञान हासिल करके ज्ञान का पुतला बन जाना, एक रोबोट की तरह यांत्रिक हो जाना एक बात है, और एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में, मानवीय चरित्र के रूप में विकसित होना, संवेदनाओं के साथ भरा पूरा होना दूसरी बात। हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज में बदल जाएंगे जहां सीधा संवाद लगभग समाप्त हो जाएगा। सब कुछ वर्चुअल, ऑनलाइन, डिजिटल, टेक्नो संवादों के रूप में ही रह जाएगा। सबको लग रहा है कि हम उन्नति की संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जैसे विकसित देशों में हम कंप्यूटर शिक्षा की बात करते थे, वही कोविड-19 के कारण अब हमारे व्यवहार में आ जाएगा। सबको लग रहा है कि हम उन्नति की संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन विचारणीय है क्या भारत जैसे देश में गरीब, उपेक्षित और दूरस्थ क्षेत्रों में बसे सामाजिक समूहों में इंटरनेट रखने, इस्तेमाल करने और सतत कनेक्टिविटी बनाए रखने की कवायद के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे शिक्षक डिजिटल माध्यमों के नवाचारी परियोजनाओं से लैस हैं? हम केवल यंत्र के प्रयोग की बात नहीं कर रहे, केवल हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर जो हमें सामग्री देनी है, उसके अंदर जो हमें सामान देना है, जो बातें हमें बतानी है, सारी चर्चा उस पर होना चाहिए। इसे हमने कहीं बहुत छोड़ दिया है और केवल यह मानकर चल रहे हैं यंत्र के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। यह भी सोचना होगा, डर इस बात का भी है कि कहीं अब विद्वान चेहरों की जगह कीबोर्ड और स्क्रीन में न बदल जाए, मानवीय चेहरे नदारद हों और वर्चुअल समुदाय की कल्पना करके कि हमारे आगे इतने लोग बैठे हुए हैं, हमें उनसे ही शैक्षणिक संवाद स्थापित करने की आदत डालनी पड़ जाए। शिक्षक और छात्र दोनों स्क्रीन पर है, जैसा हम इस वेबिनार पर भी देख रहे हैं। हमारी सामाजिकता भी काफी कुछ स्क्रीन पर टंग जाएगी, जिसे हम कीबोर्ड से उतारेंगे और फिर स्क्रीन पर टांग देंगे। सारी स्थितियों को देखकर लगता है कि आज की सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन बचाना है। जीवन रहेगा तो सब कुछ होगा। आज सबके मन में एक भय समाया हुआ है कि कहीं कल को मुझे कोरोना हो गया तो मैं आगे की क्या प्लानिंग करूं, मेरे भविष्य की योजना क्या होगी।
भविष्य तो तब होता है जब जीवन रहता है, इसलिए कहा जीवन बचाने का उद्देश्य भविष्य की सफलता है। विषय कोविड-19 का प्रभाव नहीं लगाया जीवन शैली पर, साहित्य पर, मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के साथ शिक्षा और समाज पर वीणा जी का वक्तव्य सुना। बहुत अच्छा लगा। ये सभी मेरे वरिष्ठ विद्वान, कोई कुलपति, कोई प्रधानाचार्य, कोई प्रोफेसर और मैं सबसे छोटा व्यक्ति। तो मुझे लगा किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आप सोच रहे होंगे इसका उद्देश्य क्या है। मेरे हिस्से में माँ आई क्योंकि मुझे जो विषय दिया गया कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में, और कहा जाता है दर्शन सभी विज्ञानों का विज्ञान है। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड साइंस। सभी कलाओं का, सभी विज्ञानों का दर्शन ही माँ है। मेरे हिस्से में क्यों माँ का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दर्शन विषय बहुत व्यापक है। उसकी व्यापकता को कुछ ही समय में समाहित करना आसान नहीं है। जिस प्रकार से माँ के व्यक्तित्व, माँ की व्यापकता, माँ की गरिमा को का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मेरे विषय के 3 पक्ष हैं। कोविड-19, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा और दर्शन। इस दृष्टि से सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि दर्शन क्या है। सामान्य रूप से फिक्टे ने कहा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया का लक्ष्य। ज्ञान अर्थात वास्तविकता को जानने का साधन दर्शन है। वहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन के बारे में कहा था, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्क संगत खोज है। वास्तविकता की खोज, इंक्वायरी ऑफ रियलिटी, लॉजिकल इंक्वायरी ऑफ रियलिटी, तर्कपूर्ण वास्तविकता की खोज। तो यहाँ हमें विचार करना होगा कि वास्तविकता क्या है। प्रथम वक्ता वीसी साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि मानव जीवन है, मानव जीवन पुरुषार्थ आधारित है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की बात की, और जीवन की वास्तविकता की उन्होंने बात की। दर्शन उस वास्तविकता को खोजना, अर्थात ज्ञान की खोज। फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ भी है लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्रेम। वहीं आज के संदर्भों की दृष्टि से सिसरो ने कहा है कि दर्शन सभी कलाओं की माँ और मन की सच्ची औषधि है। देखिए, सभी कला अर्थात हमारी भारतीय ज्ञान विरासत में तो 64 कलाओं की बात की है। तो सभी कलाओं, तो उस दृष्टि से कला और विज्ञान की माँ के साथ ये मन की सच्ची औषधि, मानव मन के बारे में मनोविज्ञान की दृष्टि से टेन त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे बिंदु सामने रखे थे। लेकिन जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं तो फिर ये कहा कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ऑफ फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान है। और ज्ञान के क्षेत्र दर्शन की दृष्टि से तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, आचार मीमांसा है,
समस्त विज्ञान के विषयों का दर्शन, सामाजिक विज्ञानों का दर्शन, भाषा विज्ञान और शिक्षा दर्शन, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, परिवार दर्शन, समाज दर्शन, धर्म दर्शन और राष्ट्र दर्शन। विषय की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो संपूर्ण जीवन दर्शन की प्रक्रिया है। देखिए, इकोनॉमिक्स डॉक्टर विनोद जी के लेक्चर के बाद से इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करना ऐसा है जैसे कि हम जन्नत की बात करने के बाद से जहन्नुम की बात करने लगे। तो क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा दर्शन शास्त्र के बारे में बताया और जीवन दर्शन को इतनी अच्छी तरह से उन्होंने व्यक्त किया है कि उसके बाद से इकोनॉमिक्स, इनकम, मनी, पैसा, इन सब की बातें करना बिल्कुल बेमानी जैसा लगता है। लेकिन मेरा विषय यही है, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, तो आई ट्राई टू कनेक्ट इकोनॉमिक्स विद फिलॉसफी आल्सो। तो विनोद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स भी बता दिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए भी क्या होना चाहिए, और खासकर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने बताया कि किस प्रकृति का दोहन जो है वो एक हमें एक बीमारी की तरफ ले जा रहा है और एक विनाश की तरफ भी ले जा रहा है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं मैम। जी सर, जी सर शुरू करिए। जी जी, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं डॉक्टर विनोद जी के बाद से ही स्टार्ट करता हूँ। हम लोग इकोनॉमिक्स में जब स्टार्ट करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, आप सबको मालूम है कि दो ब्रांचेज हैं जिसमें कि हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं और एक मैक्रो होल इकोनॉमिक प्रोसेसेस के बारे में। खत्म हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आता है कि इनकम इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ। इनकम इज अ वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। तो ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, दो पार्ट में, इनकम इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इट्स नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, वो थोड़ा फिलॉसफी से रिलेटेड है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि डॉक्टर विनोद जी ने भी बात की और भी दूसरे वक्ताओं ने भी इसके बारे में बात की, उसके ऊपर ज्यादा कनेक्टेड है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है और ये जो कोविड का समय चल रहा है वो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है या हो रहा है, जिसको हम लोग न्यूज में भी देख रहे हैं, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय, जीडीपी और इसके बहुत सारे वर्जन्स को हम लोग यूज करते हैं, तो उसके चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमी में इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को इम्प्रूव करने के लिए। और वो चार फैक्टर्स होते हैं: प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इन चारों फैक्टर को जो इस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बताऊंगा। तो अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कितना लेवल ऑफ कंजम्पशन हो रहा है इकोनॉमी में, जिसको हम लोग डिमांड साइड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि सप्लाई साइड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, क्या उनको इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, और हमारा इंटरनेशनल लिंकेजेस क्या है। तो इन चारों के फैक्टर्स को देखते हुए, चारों को कंबाइन करके हम लोग नेशनल इनकम को इम्प्रूव करते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बेसिक मेजरमेंट हम इसी से लेके चलते हैं कि किस तरह से ये लेवल्स, इन चारों के लेवल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इसको समझिए इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी कोविड का चल रहा है। और इनफैक्ट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डेटा रिलीज हो रहे हैं। कल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, जिसमें कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो अराउंड 4% के आसपास है, जो कि पिछले 8 साल 9 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट रहा है। तो यहाँ पे एक बात को ये समझने की जरूरत है कि कोविड का इम्पैक्ट अभी शुरू हुआ है, और ये जो डेटा है
1920 का, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, तो पिछले लगभग 2 साल से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन है, स्लम्प है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। तो ये एक तरह से जो डेटा रिलीज हो रहा है या जो हम न्यूज में देख रहे हैं कि इकोनॉमी क्राइसिस में है, ऑब्वियसली ये क्राइसिस में है, लेकिन इसका कोविड से ज्यादा कनेक्शन फिलहाल नहीं है। कि गरिमा को देखते हुए कि हमारा समय 4:30 तक का था, आगे मैं इस पायदान को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर केपी तिवारी सर, जो कि भौतिक विज्ञान विभाग आगरा कॉलेज आगरा से हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम की समीक्षा करें। डॉक्टर केपी तिवारी सर। शुरुआत जैसे हमारे विनोद शर्मा जी हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने शुरुआत की थी कि हमें हम नियम और ये सारे सब कुछ दरअसल शास्त्रों ने बताया। उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द फिलॉसफी। बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को चैलेंज इस रूप में लेता हूँ कि कोविड जो हमारी बात आई, नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोविड-19, ये बात आई, ये कोई नई बात नहीं आई। मैं इस बात को इस तरह से ले रहा हूं कि आप पहले अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाए तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1930 में हम सचेत नहीं हुए। हम संतोष पांडे जी की बात को, या हम अभी प्राचार्य जी शुक्ला जी बोले थे, मैं उस बात को कॉन्साइज इस तरह करता हूँ कि ये बात कोई नई नहीं आ गई कि अचानक हमारे पास इस तरह का कोई आ गया कि भाई कोविड-19 इंट्रोड्यूस हो गया और हम तैयारी नहीं कर पाए। आप अगर इतिहास के झरोखे में देखें तो 1930 में एक महिला वैज्ञानिक हुई हैं, ये डेरोथी घामरे, जिन्होंने एक रिसर्च किया था, और मैं इसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं की रिसर्च पेपर दैट साइंटिस्ट हैड कोटेड कि इट कैन इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा एक वायरस उन्हें खोज में मिला। उनके पेपर का सारांश ये था कि उनको एक ऐसा वायरस मिला अपनी लैब में जो श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इसके लिए चेताया, अपने देश को चेताया, दूसरे लोगों को भी बताया कि भाई इस तरह के एक वायरस जनरेट हो गया है, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। उनका ये रिसर्च पेपर 1966 में पब्लिश हुआ था। इसको बहुत अटेंशन मेडिकल डॉक्टर्स ने दिया था। लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम मैल्कम ब्योने और डेविड टायरर ने ये कहा कि ये जो वायरस ये हमारा डोरोथी घामरे ने खोजा था, इसकी संरचना कैसी। उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया और ये बताया कि ये एक माला के हार की तरह है। उनका ये रिसर्च पेपर 1968 में पब्लिश हुआ, और उसी वर्ड को यूज करते हुए, ग्रीक वर्ड है एक कोरोने को लैटिनी वर्ड में कोरोना शब्द का इसका उत्पत्ति हो गई कि भाई ये कोरोना है, और इस कोरोना को 1968 में नाम दे दिया गया कि जो ये वायरस है एंड इट कैन हार्म। इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ मैं, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे देश के शिक्षक, हमारे देश के चिंतक ये इस बात के गवाह हैं कि जब भी कोई त्रासदी आई है, चाहे वो किसी तरह की त्रासदी आई हो, तो हमारे देश के वैज्ञानिक ने उस पर विजय पाई है। हम निश्चित रूप से इस कोरोना से भी जीतेंगे, ये हमारा ऐसा पूर्ण विश्वास है। ऐसा इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो चैलेंज करता हूं कि जरूर सबसे पहले अगर कोई रहमत की कोई अगर अलग जगेगी या कोई ऐसा उपाय निकलेगा तो वो भारतवर्ष के रास्ते से जाएगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति मैम। नीला मैम ने सभी का आभार व्यक्त किया, लेकिन मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि इस जो वेबिनार की जो जिम्मेदारी है वो सारी नीलम मिश्रा मैम ने ही उठाई है। सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। पूरा संयोजन इन्होंने पूरी लगन के साथ में, पूरी कर्मनिष्ठता के साथ में किया है। बहुत बहुत आभार नीलम मिश्रा मैम का। इसके साथ ही हम इस वेबिनार का यहीं पर समापन करते हैं, इस आशा के साथ में कि हम इस कोरोना महामारी को अवश्य जीत लेंगे और आगे हम हमेशा प्रगति के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सभी का।